हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। और ऑलमोस्ट हमारा बहुत सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो रोज़ मेरी क्लास 12 बजे होती है, तो सभी स्टूडेंट 12 बजे क्लास को रोज़ अटेंड करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का जितना भी यूजीसी का सिलेबस है वो मैं आपको कंप्लीट करवा सकूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है आज का टॉपिक हमारा है मार्क्सवाद। इकाई 4 चल रही है और भाग हमारा 8वां चल रहा है। तो अब सिर्फ 2-3 टॉपिक्स ही इसके अंदर रह गए हैं इकाई 4 के अंदर, और फिर हम इकाई 4 पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले हमने बहुत कुछ जो है पढ़ा है, किस तरीके के हमने दर्शन पढ़े हैं। गांधीवाद दर्शन हो गया, अंबेडकर दर्शन हो गया और लोहिया दर्शन हो गया। तो इस तरीके से हमने दर्शन पढ़े हैं। अब हम वाद पढ़ने जा रहे हैं और वाद के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मार्क्सवाद। तो आज हम मार्क्सवाद की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने किस तरीके से बताया है, क्या क्या उन्होंने उस चीज़ के अंदर बताया है कि दुनिया में सबसे पहले आदिम युग आया, दास युग आया, फिर सामंत युग आया, पूंजीवादी युग आया, फिर लास्ट में जाकर जो है यंत्र युग आता है। तो किस तरीके से परिवर्तन जो है वो होता ही चला जाता है, किस तरीके से श्रमिकों की कंडीशन उन्होंने बताई, नारी के जो परिस्थितियां हैं उसको उन्होंने दर्शाया है यहाँ पर। तो सारी चर्चाएं आज हम मार्क्सवाद में करने वाले हैं और किस तरीके के परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं वो भी करेंगे। और ये भी जानेंगे कि हिंदी साहित्य में दोस्तों कि किस तरीके से मार्क्सवाद का जो प्रभाव है वे देखने को मिलता है और कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जो मार्क्सवाद के सिद्धांत से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो हर एक चीज़ की चर्चा आज हम मार्क्सवाद के अंदर जो है वो करने वाले हैं। और मार्क्सवाद काफ़ी अच्छा बड़ा टॉपिक भी है, तो आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा अकाउंट है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्वाइन करने से आपको जितनी भी ऑल इन्फॉर्मेशन है एनटीए यूजीसी की नेट की वो आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो जो भी अपडेट्स होती है वो यहाँ आपको मिल जाती है। सो आप इसे जो है फॉलो कर सकते हैं। बात करती हूँ मैं क्लासेस की। यहाँ पर पेपर 1 18 अप्रैल से देखो, 18 अप्रैल से यहाँ पे आपको फ्री नोट्स दिए जाएंगे। तो वेबसाइट आप इंस्टॉल कर सकते हैं फिलर फॉर्म की वेबसाइट पर आपको फ्री नोट्स दिए जाएंगे। लाइव क्लासेस जो चल रही है, 5000 एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे। फ्री बुक्स मिलेगी, साथ में 100+ मॉक टेस्ट भी आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। सो आप ही का बेनिफिट है, जितना मौका उठा सकते हो, जितना फ़ायदा जो है वो ले सकते हो वो ले लो। ठीक है, 100% ऑफ है, 1 रुपये भी लिया नहीं जा रहा है आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा का सारा। पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, एक न्यू बैच भी जो है फर्स्ट पेपर का शुरू किया जा रहा है, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। नया बैच जो है फर्स्ट पेपर का अप्रैल से शुरू किया जा रहा है, 18 अप्रैल से। सो आपको वो भी जो है, अगर आपके कोई मित्रगण है जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की है फर्स्ट पेपर की, तो वो फर्स्ट पेपर की क्लास दोबारा से अटेंड कर सकता है 18 अप्रैल से। ठीक है, बाकी बात करती हूँ क्विज की। तो क्विज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। रोज रेगुलर 5 क्वेश्चंस जो हैं वो डाले जाते हैं क्विज में, ताकि आप 5 क्वेश्चंस के आंसर्स दे सको और अच्छी तरीके से करो। फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो उसमें तो बहुत सारे प्राइजेस भी आपको दिए जा रहे हैं। सेकंड पेपर में अभी प्राइजेस शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन कंपटीशन अभी भी हाई चल रहा है, कंपटीशन अभी भी चल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। सो इसी तरीके से कंपटीशन कीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन है वो लीजिए, क्योंकि कब गिफ्ट हैम्पर मिल जाए आपकी किस्मत की बात है, आपके लक की बात है। ओके, 9:30 बजे जीके के क्विज डाल दिए जाते हैं, 11:50 पे फर्स्ट पेपर के डाल दिए जाते हैं, 2:50 पे 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिगार्डिंग जो फर्स्ट पेपर है उसके क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। 5 बजे सेकंड पेपर के डाले जाते हैं, तो हिंदी के आपको 5 बजे मिलेंगे। दोस्तों सभी पूछते हैं मैम हमारे क्विज कितने बजे डलते हैं? 5 बजे हमारे क्विज डलते हैं और वेबसाइट 10:30 बजे तक ओपन रहती है। सो आप कभी भी जो है
कभी भी किसी भी वक्त आप क्विज को अटेंड कर सकते हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाकर आपको वेबसाइट पे जाकर क्विज अटेंड करने हैं, उससे आपकी स्पीड जो है वो चेक की जाएगी। इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि आपने क्विज 8 बजे दिए, 9 बजे दिए, 10 बजे दिए, यार 10:30 बजे भी आप क्विज दे रहे हो, मतलब 10:15 पे भी आप क्विज दे रहे हो, तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपकी स्पीड चेक की जा रही है कि आप कितनी जल्दी जो है आंसर्स कर रहे हैं। सो मैटर नहीं करता कि आपने किस टाइमिंग पे किया, तो टाइम मैटर नहीं करता है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। सो कंग्रेचुलेशन मेरे 3 स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जिन्होंने ली है। फर्स्ट पोजीशन प्रियंका ने, प्रियंका बहुत अच्छा कर रही हो, वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रही हो और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, ज़रूर आपका JRF जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत मेहनत कर रही है लड़की, काफ़ी टाइम से देख रही हूँ मैं, प्रियंका ही बार बार आ रहा है, किसी को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है लड़की। सो प्लीज़ आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग भी जो है अपने एफर्ट्स दिखाइए ताकि आप लोग भी पोजीशन ले सको। फर्स्ट पोजीशन प्रियंका की आई है। सेकंड पोजीशन की मैं बात करूं तो संध्या जायसवाल जो है उनकी आई है। उसके बाद थर्ड पोजीशन जो है शुभांकर की है। तो शुभांकर की जो है थर्ड पोजीशन यहाँ पर है। ये नाम मुझे थोड़ा लेके कन्फ्यूजन है, ये थोड़ा सा शुभांकर कौर है कि क्या है, पीछे जो है एक तरीके से लग रहा है लड़के का नाम है और पीछे कहीं कहीं पे कौर भी लिखा था, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हार्दिश का नाम भी इस तरीके का है, हार्दिश कौर। अब ये जो है लड़की का नाम है, लड़के का नाम है, कन्फ्यूजन हो जाती है। सो आपके नामों को लेकर भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, तो भाई नाम अपने अच्छे तरीके से लिखिए ताकि मुझे पता चले कि कौन पोजीशन ले रहा है, ठीक है। तो नामों की थोड़ा ध्यान दीजिए अपने नाम की ओर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रियंका, संध्या और शुभांकर ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ली है। स्कोर कॉइन आपके सामने है। और उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ 10th में हार्दिश, दिशा, पूजा, प्रिया, उषा, इंदर, मुस्कान। मुस्कान 10th नंबर में आ गई हो, वेरी गुड, वेल डन मुस्कान, 10 नंबर पे आ गई हो, यू कैन डू इट, आप कर सकती हो, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, जल्दी हो जाएगा। प्रश्न कौन से थे क्विज में वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब्रंश हिंदी में, अब्रंश हिंदी में अजसंत्र प्राण धारा है, किसका कथन है ये। अब्रंश हिंदी की अजसंत्र प्राण धारा है, किसका कथन है ये। तो इसका आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये पंक्तियां हैं, ये कथन उन्होंने कहा है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न कवि अष्टचाप कवियों में सम्मिलित नहीं है। देखिए अष्टचाप के कवियों का नाम आपको याद करना पड़ेगा, आप चाहे भले उसे ट्रिक से याद करें, चाहे जैसे मर्जी याद करें, पर आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो बनकर आ जाते हैं। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर आया है, अष्टचाप कवियों में सम्मिलित नहीं है, तो आपको नहीं है बताना कि कौन से नहीं है। नंददास, सुंदरदास, सूरदास, परमानंददास। तो इसमें देखो सूर जो यहाँ पे सुंदरदास है, सुंदरदास तो नाम आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा अष्टचाप के कवियों में। अष्टचाप के कवियों में तो काफ़ी फेमस नाम है जो आप बार बार सुनते रहते हैं, ठीक है। तो सुंदरदास जो है उनका नाम इसमें नहीं है आएगा। कौन सा कवि जो है कलिकांत का वाल्मीकि कहा जाता है, कौन से कवि को कलिकाल का, ठीक है, कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है। तो इसका आंसर है तुलसीदास। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बोधि चय अवतार ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो बोधि चय अवतार ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर है, इसका आंसर है भूसुकंपा, भूसुकप्पा, भूसुकप्पा जो है इसका आंसर है। तो जिसका आंसर, जिसने भूसुकप्पा लगाया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बाजार में गुड़िया कहानी संग्रह किसका है। बाजार में गुड़िया कहानी संग्रह किसका है। तो इसका आंसर है डॉक्टर सितेश आलोक, डॉक्टर सितेश आलोक इसका आंसर है, ठीक है। तो जिनका आंसर ये है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में भी चल रहे हैं। सो वेल डन।
इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। अगर आपको गिव वे चाहिए, सो गिव वे के लिए आपको फर्स्ट पेपर में भी धमाल मचाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को फर्स्ट पेपर में भी करके दिखाना पड़ेगा। और मैंने कहा अभी तक तो वैसे मुझे सर ने किसी का भी नाम नहीं अनाउंस किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे हिंदी के लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं वो करके दिखाए फर्स्ट पेपर में भी, ताकि मुझे सर इन्फॉर्म करे कि मैम आपके स्टूडेंट्स तो ब्रिलियंट है, आपके स्टूडेंट तो कभी पीछे नहीं रहते, हमेशा अच्छी तरीके से तैयारी करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को मोटिवेट भी करती रहती हूँ, तो आपने मोटिवेट होना भी है, आपने करके भी दिखाना है मुझे कि यस यू कैन डू इट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब वैचारिक पृष्ठभूमि, तो इकाई कौन सी चल रही है दोस्तों? इकाई हमारी 4 चल रही है। और अगर मैं भाग की बात करूं तो भाग हमारा 8वां भाग चल रहा है, जिसमें आज हम वैचारिक पृष्ठभूमि के अंदर मार्क्सवाद पढ़ने वाले हैं कि मार्क्सवाद क्या है और किस तरीके से मार्क्सवाद जो है आया, ठीक है। जब हम दोस्तों मार्क्सवाद की चर्चा, अब सभी के सभी का फोकस यहाँ होना चाहिए स्टडी पे, बहुत अच्छी तरीके से मार्क्सवाद को समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। मार्क्सवाद की मैं बात कर रही थी कि मार्क्सवाद है, तो सबसे पहले जब दुनिया बनी तो कहा जाता है कि क्या है, किस तरीके से युग जो है वो शुरू हुए। तो जब दुनिया बनी उसके बाद सबसे पहले आ गया आदिम युग, जिसको कहते हैं आदि मानव का युग। जो आदि मानव का युग था उसको कहते हैं हम आदिम युग। तो सबसे पहले आदिम युग आया। आदिम युग के बाद दास युग आया। दास युग में क्या था? कृषि के अनुसंधान के लिए बहुत सारे कार्य जो है वो किए गए थे। तो दास युग उसके बाद शुरू हो गया, जिसमें दास बनाया गया, उनसे कार्य किया करवाया गया। तो इस तरीके से श्रमिक जो वर्ग था वो एक तरीके से यहाँ पर था। उसके बाद आ जाता है सामंत युग। सामंत युग में क्या था? वर्ण संघर्ष जो है, संघर्ष किया उन्होंने, अपने वर्ग को लेकर संघर्ष करने पड़ा, क्योंकि बहुत सारे वर्ग बढ़ गए। कोई नौकरशाह में आ गया, कोई नीचे आ गया, कोई ऊपर आ गया। तो 4 वर्गों में जो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था पिछले टॉपिक में हमारे। तो उस तरीके से वर्गों पर डिवीजन हो गया था, और वर्गों के डिवीजन के कारण क्या हुआ? सामंत युग जो है ये आ गया। उसके बाद आ जाता है पूंजीवादी युग। अब पूंजीवादी युग में क्या होगा? मैंने कहा कि सभी के सभी अपना बेनिफिट देखने लगे थे, अपना फायदा उठाने लगे थे कि किस तरीके से हमें फायदा हो सकता है। औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी, औद्योगिकरण हो गया था, और इस तरीके से पूंजीवाद वर्गों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा जो है वो इसमें मिल गया था। उसके बाद अंत में आ जाता है यंत्र युग। उसके बाद यंत्र युग आ जाता है, मतलब एक तरीके से वैज्ञानिक युग जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर मार्क्सवाद में जो है बराबरी की बात भी यहाँ पर की गई है कि किस तरीके से बराबरी हमें जो है करनी चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं मार्क्सवाद, और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है हम चलेंगे, देखते रहेंगे कि किस तरीके से आदिम युग आता है, फिर दास युग आया, फिर सामंत युग आया, फिर पूंजीवादी युग आया, और लास्ट में जाकर हमारा यंत्र युग आता है। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। बाकी जब हम मार्क्सवाद पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको क्लियर होते चले जाएंगे सारे पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे दोस्तों आप सभी के सभी। सबसे पहला पॉइंट है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1818, ठीक है। 1883 से इनका टाइम पीरियड जो है वो खत्म होता है। तो मृत्युकाल का इसका टाइम पीरियड ये है, मतलब मार्क्सवाद जो है उसको प्रभावित टाइम पीरियड ये है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, ये किस तरीके थे? कार्ल मार्क्स, देखिए कार्ल मार्क्स के नाम पर लिखा गया है ये कार्ल मार्क्स। मार्क्स का नाम था कार्ल मार्क्स, पूरा नाम भी यहाँ पे पता चल जाएगा, कार्ल हेनरिक मार्क्स इनका पूरा नाम था। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कार्ल हेनरिक, ख आएगा यहाँ पे, कार्ल हेनरिक मार्क्स इनका पूरा नाम था। और कार्ल मार्क्स का टाइम पीरियड बताया है 1883 तक इनका टाइम पीरियड है। ये बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, ऐतिहासकार थे, समाजशास्त्री थे, क्योंकि समाज के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने की थी। पत्रकार थे, जर्मन दार्शनिक थे, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रेरणता थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या क्या आपको मैंने इनकी सारी विशेषता जो है आप लोगों के सामने रख दी है।
कार्ल मार्क्स की बात करूं तो समाजवादी विचारधारा ही मार्क्सवाद विचारधारा कहलाई है। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने समाजवादी जो विचारधारा थी, समाज को लेकर प्रति इनको जो विचार था कि किस तरीके के समाज, देखो मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद एक सोच है कार्ल मार्क्स की, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने जिस तरीके की सोचा कि इस तरीके का समाज होना चाहिए, इस तरीके से जो है हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद जो है वो आना चाहिए, तो उस तरीके की जो भी उन्होंने थिंकिंग की, जो भी उन्होंने सोचा, उस चीज़ों को उन्होंने हमारे यहाँ पर अप्लाई करके एक वाद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। और वही वाद की चर्चा हम लोग सबके सब कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कार्ल मार्क्स ने समाजवादी जो विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा कहलाई, कि जो मार्क्सवाद है वही मार्क्सवादी एक विचारधारा हमारे समक्ष है। अगला पॉइंट देखेंगे, मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा कार्य विलीन की स्थापना की संकल्पना की साम्यवाद विचारधारा है। अब यहाँ पर किस विचारधारा की बात की गई है, मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर, जो भी उत्पादन है उसके साधनों पर सामाजिक जो है स्वामित्व होता है, मतलब पूरे समाज, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है, उसमें किसका हक होता है, सबका, क्योंकि सब उस चीज को खरीद सकते हैं। लेकिन जब खरीद लेता है व्यक्ति तो सिर्फ केवल उसका और उसके परिवार का अधिकार उसमें हो जाता है। तो यहाँ पर सामाजिक स्वामित्व की बात की गई है, वर्ग विहीन की बात की गई है कि वर्गों को खत्म करने की बात, मतलब एक तरीके से बराबरी की बात यहाँ पर की जा रही है कि हमें क्या रखना पड़ेगा, बराबरी जो है वो स्थापित करनी पड़ेगी। उसके संकल्प को रखने की बात की है, साम्यवाद को स्थापित करने की बात यहाँ पर की गई है कि एक इक्वल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इक्वलिटी हो तो कैसे इक्वलिटी हो, हर कार्य के लिए कोई ना कोई बना है, ठीक है। अगर मान लो कि सभी के सभी वर्ग, इक्वालिटी की बात कर रही हूँ ना, जैसे मार्क्सवाद में बताया जा रहा है कार्ल मार्क्स के द्वारा कि बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि सभी के सभी लोग शिक्षित हो जाते हैं, सभी के सभी लोग पढ़ाई करते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तो फिर सभी नौकरशाही में आ जाएंगे, सारे के सारे वर्ग नौकरशाही पे आ जाएंगे। तो अगर मान लो झाड़ू पोछे के कोई काम है, या कोई बर्तन धोने का काम है, या किसी प्रकार का भी कोई निजी छोटा सा काम है, वो काम के लिए फिर कौन कार्य करेगा, फिर वो तो हमें स्वयं करना पड़ेगा, नौकरशाही होकर हमें भी वो सारा काम करना पड़ेगा। तो हर वर्ग के लिए या हर चीज के लिए, हर काम के लिए अलग अलग व्यक्ति बना है। तो कई सारे लोग मार्क्सवाद की विचारधारा को अपनाते हैं और कई लोग जो है वो मार्क्सवादी की विचारधारा को अपनाते नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं तो ये प्रबल होती है, कहीं कहीं तो ये सही साबित हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर ये सही साबित नहीं होती है। जो मैंने आप लोगों को भी बताया कि जिस तरीके से नौकरशाही वाला व्यक्ति है और वो अगर अपना कुछ छोटा काम कार्य करवाना चाहता है तो छोटे कार्य के लिए छोटे व्यक्ति की आवश्यकताएं पड़ती है। लेकिन मैंने कहा कि मार्क्सवादी में तो सबको बराबरी का दर्जा दिया गया, तो फिर आपके छोटे कार्य कौन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहीं कहीं पर मार्क्सवाद को अपनाया जा सकता है और कहीं कहीं पर नहीं अपनाया जाता। आई होप मेरी बातें आपको क्लियर हो रही होगी। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है मार्क्स के दर्शन को जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवादी कहा जाता है। अब यहाँ पर मार्क्स का जो दर्शन यहाँ पर दिखाया गया है, जो आप लोग देख रहे हैं, इसको क्या कहा गया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी कहा गया। अब भौतिकवाद का मतलब क्या होता है, भौतिकवाद का मतलब होता है साफ साफ फिजिकल मैटर, एक फिजिकल मैटर, वो वह चीज जो ईश्वर ने जो है, जो ऑलरेडी हमारे पास है, मैं सिंपल कहूंगी, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी आंखों के सामने, जिन्हें हम देख सकते हैं। क्योंकि मार्क्सवाद में ईश्वर को मना किया गया है, मतलब ईश्वर को ना मानने की बात की गई कि ईश्वर नहीं है, मतलब जो साकार रूप में हमारे सामने नहीं है हम उसे नहीं मानते हैं। तो मार्क्सवाद ने बिल्कुल इस चीज को जो है अलग ही कर दिया कि हम इस चीज को नहीं मानते, क्योंकि जो चीज साक्षात सामने नहीं है हम उस भगवान को कैसे माने, उस शक्ति को, उस जो है दिव्य शक्ति को हम किस तरीके से माने। तो यहाँ पर भौतिकवाद को माना, क्योंकि जो चीजें सामने हैं, हवा सामने है, ठीक है, पर्वत सामने है, तो जो चीजें सामने हैं हम उस भौतिकवाद को ही केवल मानते हैं। तो यहाँ पे द्वंद्वात्मक दो चीजों की बात की गई है, द्वंद्वात्मकता और भौतिकवाद, मतलब मार्क्सवाद और साथ में भौतिकवाद की बात यहाँ पर की गई है, वो अब आप लोग पढ़ेंगे आगे। अगला पॉइंट है
मार्क्सवाद जो है एक भौतिकवाद दर्शन, मार्क्सवाद का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स तो ही है और साथ ही साथ जो है फ्रेडरिक एंगल्स भी इसके विचारधारा में है। अब ये देखो फ्रेडरिक जो एंगल्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है इससे प्रभावित है, मैं कहूँ बहुत ज़्यादा। जो फ्रेडरिक एंगल्स थे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे मार्क्सवाद के सिद्धांत से और आगे जाके इन्होंने भी बहुत कुछ अपने इनकी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें ये सब चीज़ें, ये विचार जो है वो आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो मार्क्सवादी एक भौतिकवादी दर्शन है, ठीक है, और भौतिकवाद मतलब एक फिजिकल मैटर है। जिस मार्क्सवाद के प्रवर्तक जो है कौन है, कार्ल मार्क्स है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के नाम में मार्क्सवादी रखा गया है ना। और सत्य यहाँ पर क्या है, साथ ही साथ जो फ्रेडरिक एंगल्स है वो भी इस विचारधारा के समर्थन पर है, तो वो भी इसका समर्थन करते हैं। आगे देखिए और कौन कौन है जिन्होंने इनकी परिभाषा दी। तो मार्क्सवाद की परिभाषा किस किसने दी वो पढ़ेंगे। यहाँ पे है स्टेपनोव। तो स्टेपनोव क्या कहते हैं, स्टेपनोव कहते हैं मार्क्स ने सर्वहारा कर सकते हो अगर आप यहाँ पे, मार्क्स ने सर्वहारा क्रांति तथा सर्वहार पहले में सर्वहार देखो, दूसरे में सर्वहारा लिखा है। मार्क्स ने सर्वहार क्रांति तथा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के मार्फत समाजवाद का रास्ता बताया। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की शिक्षा मार्क्सवाद का आधारभूत तत्व है और मार्क्स की शिक्षा मजबूर वर्ग की विचारधारा है। उनके बुनियादी हितों की सैद्धांतिक अभिवृत्ति है और वे संसार के क्रांतिकारी कार्यपलट का विज्ञान है। अब यहाँ पर क्या है, यह संसार के क्रांतिकारी कार्यपलट का विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान है आएगा। अब समझो इस चीज को क्या है। तो स्टेपनोव जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने दो चीजें बताई, एक तो कहा सर्वहार और एक कहा सर्वहारा। सर्वहार और सर्वहारा क्या है, मतलब एक तो है जो शोषण कर रहा है, किसका शोषण कर रहा है, श्रमिकों का, मजदूरों का शोषण कर रहा है, और एक है जो शोषित हो रहा है, ठीक है, मतलब जो मजदूर और श्रमिक है उनकी बात भी यहाँ पर की जा रही है। तो दोनों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो मार्क्स ने सर्वहार जो मतलब शोषण कर रहा है, क्रांति कर रहा है, और दूसरा जो है सर्वहारा वर्ग जो शोषित हो रहा है, जिसमें हम श्रमिक लोगों को ले रहे हैं। तो उनकी बात कर रहे हैं कि उन समाजवाद का रास्ता जो है बताया गया है। सर्वहारा वर्ग मतलब जो शोषित वर्ग है उनका जो अधिनायकत्व है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हुई है, अधिनायकत्व जो है शिक्षा मार्क्सवाद का आधारभूत तत्व माना गया है, कि शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा आधारभूत तत्व है। मैंने कहा ना कि शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो दोनों के दोनों वर्ग क्या हो जाएंगे, बराबरी में आ जाएंगे। लेकिन मार्क्सवाद को कहीं कहीं विरोध भी किया गया इस बात का कि बराबरी में आ जाएंगे तो फिर जो नीचे वाले काम होंगे वो करेगा कौन, क्योंकि सभी तो शिक्षित वर्ग हो जाएगा तो कोई किसी का काम तो करने वाला है नहीं। तो फिर दूसरे कामों के लिए, क्योंकि हर एक काम के लिए कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो बना होता है, कोई ना कोई वर्ग जो है वो बना होता है। तो मार्क्स की जो शिक्षा है मजदूर वर्ग की विचारधारा है और बुनियादी हितों की सैद्धांतिक अभिव्यक्ति भी है। तो एक तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है, संसार को बराबरी की लाने की बात जो है यहाँ पर वो कर रहे हैं कि किस तरीके से क्रांति लाई जाए, और क्रांति लाने से ही ये सब संभव है, शांति से ये सब संभव नहीं है। वो बोले शांति से अगर हम करना चाहते तो कब का कर लेते, लेकिन अगर हमें इसे बराबरी में लेकर आना है तो क्रांति करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रांति करके बराबरी में आ पाएंगे, इनको बराबर का दर्जा जो है वो मिल पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं लिनोचेव। लिनोचेव क्या कहते हैं, लिनोचेव जो है एक रूसी विद्वान है। कौन से विद्वान है, रूसी विद्वान है। और ये क्या कहते हैं, मार्क्सवाद ही पहला प्रयत्न था, मार्क्सवाद जो है सबसे पहला प्रमुख प्रयत्न था, और जिसके मनुष्य समाज के मार्क्स ने जो है भावुक जो है सुधारकों के समाजवाद हवाई हमलों को धुंध में मिटाकर वैज्ञानिक समाजवाद को बुनियादी जो है वो
डाली थी। तो बुनियाद इन्होंने यहाँ पर शुरू की किस तरीके की, जिसमें वो कह रहे हैं कि मनुष्य समाज के मार्क्सवाद में भावुक सुधार को, जो भी भावुक सुधारक है उसमें समाजवाद जो हवाई हमले हैं उनको धुंध में मिटाकर वैज्ञानिक समाजवाद की बुनियादी डालने की बात की है। मतलब सीधा सीधा क्या कह रहे हैं कि भौतिकवाद पर तो भरोसा किया जा रहा है, जो भौतिकवाद है मतलब जो फिजिकल मैटर है जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है उसको तो भरोसा किया जा रहा है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि भावनाओं में बहते नहीं हैं। तो मार्क्सवाद क्या है, क्योंकि वो ईश्वर से कनेक्टेड नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं भाई ईश्वर साक्षात्कार नहीं है तो हम इसे नहीं मानेंगे, तो उनके अंदर जो है भावनाएं नहीं हैं और इसीलिए वो क्या कहते हैं, हम भौतिक को मानते हैं, भावनाओं में बहना ये हमारे अंदर, हमारे नियमों के अंदर, हमारे विचारधारा के अंदर नहीं आता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। उसके बाद कार्ल मार्क्स की बहुत सारी रचनाएं हैं। ये कॉल की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है, तो इसको स्पेलिंग को सही कर लेना। कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो रचनाएं आपको यहाँ पर दिख रही है। क्रिटिसिज्म ऑफ हीगलिन, फिलॉसफी ऑफ राइट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑन द लॉजिस के वैशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट 1844 में हुई थी ये। फिर द होली फैमिली 1845 में हुई थी। उसके बाद द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847। फिर आ जाता है मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1848। उसके बाद द सिविल वॉर इन फ्रांस, ठीक है, द सिविल वॉर इन फ्रांस, तो फ्रांस 1850। उसके बाद दास कैपिटल 1867। तो ये सारी की सारी कार्ल मार्क्स के द्वारा रचनाएं हैं जो दी है और ये आपको पता होना चाहिए, इनमें से भी प्रश्न उठकर आ जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा 19वीं सदी के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक चिंतन के सबसे गहरा प्रभाव कार्ल मार्क्स व फ्रायड का रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिला है, ठीक है, वो किसका है, कार्ल मार्क्स और फ्रायड। जो कार्ल मार्क्स और फ्रायड है उस पर सबसे ज्यादा प्रभावित देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा कार्ल मार्क्स की विचारधारा समाज गठन के मूल के अर्थव्यवस्था के प्रभाव को अनिवार्य रूप से स्वीकार करती है। फ्रायड के विचार व्यक्तित्व के विकास के अतः चेतना के अनिवार्य प्रभाव पर बल देता है। तो यहाँ पर जो है फ्रायड के भी जो विचारधारा या व्यक्तित्व है उस पर इसका प्रभाव जो है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा का जो प्रभाव है ये देखने को आराम से मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इन दोनों ही किस दोनों की बात की जा रही है, यहाँ पर कार्ल मार्क्स की और फ्रायड की बात की जा रही है कि इन दोनों की धाराएं जो है 20वीं सदी के चिंतन और साहित्य पर असामान्य प्रभाव जो है इसका पड़ता है। असामान्य रूप से इन दोनों पर ही इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स और फ्रायड का प्रभाव जो है उनकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अब जो है हम लोग बात करेंगे मार्क्सवाद के नियमन तत्व की बात करेंगे कि नियमन तत्व कौन कौन से हैं मार्क्सवाद के। तो पहला है यहाँ पर फर्स्ट ये है, पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मैं एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को आपके सामने क्लियर करूंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे हिंदी साहित्य में इसका प्रभाव देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है हिंदी साहित्य में, साहित्यकारों में, ठीक है। तो पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। दूसरा आ जाता है ऐतिहासिक भौतिकवाद। तीसरा आ जाता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। चौथा आ जाता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और पांचवा आ जाता है हमारा राज्य सिद्धांत। तो ये पांचों सिद्धांत को आपने पढ़ना है, इन्हें याद कर लीजिए टिप्स पर। कमेंट सेक्शन पे कमेंट करेंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स ताकि आपको ये 5 सिद्धांत याद हो जाए। अभी इसी वक्त याद करेंगे, जल्दी 2 मिनट लगाकर। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद लिखिए,
ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ण संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्य सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत जो है वो मार्क्सवाद के नियमन तत्वों में माने जाते हैं, जिनके अंदर उन्होंने नियमों की बात की गई है और बोला है कि इस तरीके का मार्क्सवाद का सिद्धांत है। अब चलिए सबसे पहले वाला पढ़ते हैं हम, द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो क्या है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, यहाँ पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में मजदूरों को इकट्ठे करने की बात की गई है कि मजदूरों को इकट्ठे करना है, श्रमिकों को इकट्ठे करना है, ठीक है। और उन्हें कहा है कि इकट्ठे कर कर आपको इन बेड़ियों को तोड़ने की ज़रूरत है। ये जो बेड़ियाँ आपको गुलामी की, दास की जो बेड़ियाँ लगी हुई है, इसे तोड़ने की ज़रूरत है। आपको जो है बराबरी में आने की जो है ज़रूरत है। तो यहाँ पर इतिहास को दोबारा दोहराया जाता है और उसमें त्रासदी की तरह ही, एक तरफ तो क्या है त्रासदी हो रही है, एक तरफ तो त्रासदी की तरफ लेकर जा रहा है और दूसरी तरफ जो है मज़े की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर श्रमिकों के भले की ही बात की गई है और धर्म को ना मानने की बात की गई है कि हम धर्म को नहीं मानते हैं, और महिलाओं की उन्नति की बात यहाँ पर की गई है। तो अब इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार परिवर्तन ही परम सत्य है, कि परिवर्तन होना जरूरी है और उसके लिए देश काल से परे किसी भी अबर सत्ता का महत्व नहीं है। उसके बिना अगर हम कहें तो कोई भी सत्ता नहीं है। कौन सी सत्ता की बात कर रहे हैं? ये ईश्वर सत्ता की बात कर रहे हैं कि किसी ईश्वर सत्ता को यहाँ पर वो नहीं मानते हैं, वो सिर्फ भौतिकवाद को मानते हैं, फिजिकल मैटर को मानते हैं जो हमारे सामने है। उसके बाद क्या है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है उसकी चर्चा की है। मार्क्स के दर्शन की प्रमुख विशेषता द्वंद्वात्मक है, ठीक है। और यहाँ पर द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद इन दोनों विचारधारा पद्धति से मिलकर जो है ये बना है। मतलब द्वंद्वात्मक में ये दोनों विचारधारा इसके अंदर आ जाती है। मार्क्स के अनुसार विचार ही नहीं बल्कि भौतिक पदार्थ ही जगत के आधार है, भौतिक मैटर ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब जो हमें दिख रहा है वही सब कुछ हम मान सकते हैं, जो नहीं दिख रहा है, ईश्वर सत्ता नहीं दिख रही है, तो उन चीजों को हम नहीं मान सकते हैं। मार्क्स ने द्वंद्ववाद का उपयोग भौतिकवाद के समर्थन के लिए किया। तो द्वंद्ववाद का उपयोग जो है उन्होंने भौतिकवाद मतलब फिजिकल मैटर के लिए उन्होंने यहाँ पर किया है। एक तरीके से वह खुद कहते हैं कि मैं जो है मार्क्सवाद नहीं हूँ, एक तरफ से खुद कहते हैं मैं मार्क्सवाद नहीं हूँ और दूसरी तरफ से वो जो है भौतिकवाद की चर्चा भी यहाँ पर करते हैं। तो भौतिकवाद का अर्थ क्या होता है? मैंने बताया कि इस दुनिया में जो भौतिक रूप से आप देख रहे हो, मतलब जो चीजें, जो विचार आपके सामने प्रेजेंट है, वही चीज क्या है? भौतिकवाद है। आगे देखिए द्वंद्वात्मक, यहाँ पे द्वंद्ववाद का जो है अर्थ बताया गया है। द्वंद्ववाद का अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में चर्चा करने की जो विधि होती है वह किसी विषय पर अलग अलग राय रखते हैं किंतु तर्कपूर्ण चर्चा की सहायता से ही सत्य तक पहुंचने के इच्छुक होते हैं। तो सत्य तक पहुंचना है तो उसके लिए एक तर्कपूर्ण जो है चर्चा जरूरी होती है, जो कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में ही की जा सकती है। अब यहाँ पर एक तरीके से भौतिकवाद तो चल रहा है, साथ साथ यहाँ पे बराबरी की बात भी की जा रही है, बार बार बताया जा रहा है बराबरी के बारे में। अगर हम आधुनिक की बात करें, आधुनिक युग की बात करें, तो आधुनिक युग में द्वंद्ववाद को जो विकसित करने का श्रेय जो जिसको जाता है वो उसका नाम क्या है? जर्मन के दार्शनिक है जिनका नाम है हीगल। हीगल जो है ऐसे जो है जर्मन मैं कहूँ कि दार्शनिक है जिन्होंने आधुनिक युग में भी द्वंद्ववाद को जो है विकसित किया। अगर भौतिकवाद की बात करूँ कि भौतिकवाद यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा जो है करने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका श्रेय जो है वो क्योरबाग को जाता है। क्योरबाग आप लोग याद कर लीजिए, क्योरबाग को इसका श्रेय जाता है। साथ ही साथ अगर मैं मार्क्सवाद की बात करूँ, मार्क्स की बात करूँ या
जो है इंगल की बात करूं तो ये दोनों के दोनों इस मार्क्सवाद के सिद्धांत से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इस सिद्धांत से काफ़ी ज़्यादा, ये जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत था इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जो देखने को मिल जाता है। आगे आ जाता है ऐतिहासिक भौतिकवादी। ऐतिहासिक भौतिकवादी क्या है? अब देखो दो चीजें सामने आ गई है, शब्दों से अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कभी भी। भौतिकवाद भी आ गया और ऐतिहासिक भी आ गया। भौतिकवाद में मैंने क्या कहा, जो चीजें भौतिक रूप से आपके सामने है, समक्ष है, और जिसे आप देख पा रहे हो प्रेजेंट चीजों को ही यहाँ पर भौतिकवाद कहा गया है। दूसरी तरफ यहाँ का ऐतिहासिक, मतलब कहीं ना कहीं ये इतिहास से भी संबंधित है, कहीं ना कहीं इसका इतिहास भी है। तो दुनिया का पुराना अपना इतिहास, खुद का जो इतिहास है उसको यहाँ उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर यह समाज, पहला पॉइंट है, यह समाज और उनके इतिहास के अध्ययन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रसारण हुआ है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रसारण हुआ है कैसे? जब यहाँ पर दुनिया का अपना इतिहास शुरू हुआ तो उसके साथ ही इसका प्रसारण भी शुरू हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, मार्क्स ने इतिहास को भौतिकवाद युक्ति से देखा है, भौतिकवाद तरीके से देखा है मार्क्स ने। इसके अनुसार आर्थिक परिस्थितियां ही सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार है, कि जो परिस्थितियां अभी इस टाइम पर हो रखी है कि वर्ण के लोगों के बीच में क्या हो रहा है, वर्ण व्यवस्था आ गई है और वर्ण व्यवस्था के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। ये जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, जो ये पैसा आने का जरिया है, या जो इस तरीके की आर्थिक परिस्थितियां आपको देखने को मिल रही है, यही सामाजिक व्यवस्था का जो है मूल आधार है, ठीक है, यही मूल आधार देखने को मिलता है। अगला पॉइंट क्या है, मानव और सामाजिक इतिहास को निर्धारित करने वाली शक्तियां आर्थिक है। जो मानव और सामाजिक जो इतिहास है उसको जो निर्धारित करती है वह शक्तियां क्या है, आर्थिक शक्ति है। और इतिहास की विकास की दृष्टि या दिशा समाजवाद की ओर क्या है, उन्मुख है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि इस दुनिया में जो भौतिक रूप है, इस दुनिया में जो भौतिक रूप है उसी का महत्व मार्क्सवाद ने दिया है, और कहा है कि जो प्राचीन परंपरा है या जो पहले की परंपरा है उसका जो विकास हो रहा है वह भी इसी इतिहास की तरफ जो है उन्मुख हो रहा है, इसी इतिहास की वजह से उसकी तरफ को जा रहा है। तो सारा का सारा वर्ग ऐतिहासिक भौतिकवादी बनता चला जा रहा है, उसी की तरफ उन्मुख हो रहा है। अगला तीसरा वर्ग देखिए, पहला वर्ग मैंने आपको पढ़ा दिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है, दूसरा मैंने आपको पढ़ा दिया ऐतिहासिक भौतिकवाद, साथ साथ में पिछला भी रिवाइज करवाती रहती हूँ आपको ताकि आपको याद हो जाए। अब हम तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों, तीसरा है वर्ग संघर्ष का इतिहास। अब वर्ग संघर्ष में किस तरीके का वर्ग संघर्ष किया जा रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्या है, मार्क्स जो है मुख्य रूप से दो वर्गों की बात करता है यहाँ पर। पहला वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक है, मतलब जो शोषण कर रहा है, जो मालिक है, पूंजीपति वर्ग जो है वो यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं। और दूसरा वह वर्ग जो शारीरिक श्रम करता है, मतलब जो मजदूरों की बात यहाँ पर दूसरे वर्ग में की गई है। तो पहला वर्ग जो मालिक है, मतलब पूंजीपति वर्ग, ठीक है, जिनके पास पैसा है, जो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, पूंजीपति वर्ग। और दूसरा, क्योंकि वही तो शोषण कर रहे हैं, पर किसका शोषण कर रहे हैं, जो हमारा ये शोषित वर्ग है उनका शोषित कर रहे हैं, मतलब श्रम जो लोग हैं, मजदूर जो लोग हैं उनका कर रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, पहला वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, मतलब पूंजीपति वर्ग जो है वो श्रमिक या मजदूरों का शोषण करता है। उसके बाद मार्क्स का यह मानना है, मतलब कार्ल मार्क्स का यह मानना है कि इन लोगों वर्गों के बीच संघर्ष होता रहता है, और इन संघर्ष में अन्यथा सर्वहारा, यहाँ पे आएगा सर्वहारा वर्ग की ही जीत जो है वो होगी। सर्वहारा मतलब जो मजदूर वर्ग है, जब वो मेहनत करेंगे तो वो है उनकी ही जीत हो गई। क्यों यहाँ पर वो बात की जा रही, क्योंकि यहाँ पर मार्क्सवाद सिद्धांत लेकर आए हैं कार्ल मार्क्स, और वो चाहते हैं कि ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को अपनाए और अपनाकर शिक्षा ग्रहण करे, बराबरी में आए और बराबरी में आकर अपना स्थान ले सकते। तो यहाँ पर जीत किसकी होगी, जो यहाँ पर सर्वहारा वर्ग है, मतलब जो श्रमित वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनकी विजय यहाँ पर होगी, ठीक है।
आगे क्या है, अगला पॉइंट है आदिम समाज वर्ग संघर्ष से रहित या क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं उत्पाद, ये क्या कहते हैं कि जो आदिम वर्ग है, मतलब जो आदि मानव समाज है वह वर्ग संघर्ष से रहित है, उनके बीच में कुछ नहीं है क्योंकि वह अपना कार्य खुद करते हैं, अपना कार्य से, देखो बताया भी ना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं उत्पादन करता है, स्वयं उपभोग करता है, इसीलिए यह समाजवादी समाज था। ठीक है, तो ये समाजवादी समाज था आदि मानव, क्योंकि वह अपना कार्य खुद करता है, उपभोग भी खुद करता है, उत्पादन भी खुद करता है, इसलिए इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना स्वयं में ही क्या है, मालिक है। अब यहाँ पर ये चर्चाएं की गई। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या कहता है, समाज के विकास होने के साथ साथ ही समाज स्पष्ट धनी और निर्धन, शोषित व शोषक दो वर्गों में बढ़ता चला गया। वर्गों के आते ही संघर्ष आरंभ हो गया। मतलब दो वर्ग कौन कौन से बताए गए, मैंने बता दिया आपको, पूंजीपति वर्ग जो कि शोषण कर रहा है, श्रमिक वर्ग, दूसरा है श्रमिक वर्ग जो शोषित हो रहा है, जिनका शोषण किया जा रहा है। समझ आ गया। छठा पॉइंट देखेंगे, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवाद आ गया। अब औद्योगिक क्रांति आ गई, देखिए वही जो चीज मैंने आपको बताई, बार बार आपको वही चीज बार बार बता रही हूँ। दुनिया में सबसे पहले आदिम युग आ गया, आदिम युग के बाद दास युग आ गया, दास युग के बाद सामंत युग आया, वर्ग संघर्ष जिसमें हो रहा है, ये सामंत युग अभी चल रहा है, और इसके बाद पूंजीपति वर्ग जो है वो आ जाता है, पूंजीवादी युग आ जाता है, और उसके लास्ट में अंत में आता है हमारा यंत्र युग। तो यहाँ पर क्या है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवाद जो है वो आ जाता है। मतलब यहाँ पर अब जो पूंजीपति वर्ग आ जाता है तो वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, उनको दूसरों से, समाज से कोई लेना देना नहीं है, समाज के हित से कोई लेना देना नहीं है। उत्पादन के साधन पूंजीपति वर्ग के हाथ में चले जाते हैं, जितने भी उत्पादन के साधन है वो उनके हाथ में चले जाते हैं, और वो क्या करते हैं, श्रमिकों का जो हिस्सा है या श्रमिक जो भी चीज का उत्पादन करते हैं उन चीजों को भी क्या करते हैं, उनमें से जो बचा कुचा भी होता है वह पूंजीपति वर्ग ही खा जाता है, जिसकी वजह से श्रमिकों के पास कुछ भी नहीं बचता। तो समाज के दो भागों में विभक्त हो गया है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो ये दो वर्गों में इसको विभाजन कर दिया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपति के शोषण के कारण श्रमिकों से जागरूकता आएगी। ठीक है, कि अगर पूंजीपति उनका शोषण करेंगे तो शोषण करके उनके अंदर क्रांति की भावना आएगी और वो भी क्रांति की ओर उन्मुख होंगे। यह दोनों वर्गों के बीच संघर्ष एक क्रांति का जन्म देगा और पूंजीपति वर्ग भी निश्चित हार होगी। पूंजीपति वर्ग जो है वो हार जाएगा और श्रमिक जो वर्ग है, मतलब मजदूर वाला जो वर्ग है, वह जीत जाएगा। तो इस तरीके से बराबरी में लाने की बात की गई है मार्क्सवादी के सिद्धांत से। आगे चौथा पॉइंट देखेंगे। अब 3 पॉइंट मैं आपको करवा चुकी हूँ, वर्ग संघर्ष भी मैंने आपको करवा दिया। अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। यहाँ पर आएगा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत में पहला पॉइंट देखेंगे, इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया गया है कि पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का किस प्रकार शोषण किया जाता है, कि पूंजीपति वर्ग कैसे शोषण करते हैं और उनका उद्देश्य क्या है। उनके उद्देश्य से यह स्पष्ट करना है कि पूंजीपति श्रमिकों का श्रम का मनमाना मूल्य अंकित कर उनका शोषण करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, उत्पादन कौन कर रहा है, श्रमिक उत्पादन कर रहे हैं, मजदूर जो है वो उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन करवा कौन रहा है, पूंजीपति वर्ग करवाया, क्योंकि वही इसके मालिक बन चुके हैं। तो वो अपने तरीके से किसी भी चीज का, जो भी चीज का वो उत्पादन करवा रहे हैं, उसका एक मूल्य निर्धारण, मान लो वो तेल का उत्पादन करवा रहे हैं या वो किसी चीज का कोई भी चीज बना रहे हैं, तो उस चीज का उत्पादन जो है श्रमिकों से मेहनत करवा रहे हैं, तो उसका उत्पादन का जो मूल्य है, जो रेट है, वो कौन डिसाइड करता है, पूंजीपति वर्ग डिसाइड करता है। अब वो इस तरीके से वर्गों को डिसाइड करते हैं कि श्रमिकों के पास कुछ जा भी नहीं पाता, बचा कुचा भी पार्ट जो है वो खुद ही ले लेते हैं, खुद अपने पास रख लेते हैं और खुद ही उसका सेवन करते हैं। तो पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का हिस्से का भी खा रहा है और इसी तरीके से श्रमिकों का क्या हो रहा है, शोषण किया जा रहा है। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य का निर्धारण श्रमिक का श्रम है,
कि जो भी प्रत्येक वस्तु है उसका जो मूल्य है वो निर्धारण जो श्रमिक मेहनत करता है उसका भी श्रम है, मतलब उसमें भी वो मेहनत करता है, और जिस कीमत पर वह बाजार में बिकती है, जो कीमत उसका बाजार में मिलती है ना, उसमें बहुत अंतर होता है। और यही अंतर क्या कहलाता है? यही अंतर जो है हमारा यहाँ पर मार्क्सवाद के अंदर ही कहला रहा है। ठीक है, तो मार्क्सवाद ही पूरी तरीके से यही बताना चाह रहा है कि अंतर का भी अंतर है, मतलब पूंजीपति वर्ग जो है वो किस तरीके से शोषण कर रहे हैं, किसका? श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। और श्रमिक जो श्रम कर रहा है उसका भी, मतलब जब वो बिकता है वो सामान, तो उसमें भी उसके पास जो थोड़ा सा पार्ट बचता है, जो मूल्य जो उसके पास बचता है, वह भी कौन खा लेता है? पूंजीपति वर्ग खा लेता है। तो इस तरीके से श्रमिक के पास कुछ भी नहीं बचता, श्रमिक का पूरी तरीके से यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। तो वस्तु के अतिरिक्त मूल्य मानते हैं जिसे बिना कुछ किए ही पूंजीपति बीच में एक हड़प जाता है। तो मतलब जो भी इसमें अंतर दिखाई देता है वह भी कौन खा लेता है? सारा का सारा पूंजीपति खा लेता है। यही कारण है कि मालिक और श्रमिक के बीच में निरंतर संघर्ष जो है वो चलता रहता है। तो संघर्ष कौन सा चल रहा है? पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में जो है संघर्ष यहाँ पर चलता चला जा रहा है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होती चली जा रही है। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे कॉकर क्या कहते हैं, कॉकर की विचारधारा सुन लेते हैं। कॉकर क्या कहते हैं? मार्क्स का अंतिम निष्कर्ष यही है, मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मार्क्स यही कहना चाहते हैं कि इन अवस्थाओं को समाप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है। भैया कौन सा उपाय है? वो एकमात्र कि व्यक्तिगत भाड़े, ब्याज और मुनाफे के सभी संयोगों का विनाश है और सब व्यक्ति सहकारी उत्पादन बन जाए। सहकारी उत्पादन बन जाए मतलब नौकरशाही बन जाए सभी के सभी, यह वह चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सभी के सभी क्या हो जाए? यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर जो है सहकारी बन जाए, मतलब नौकरशाही बन जाए और अपनी इस चीज़ों को, जो ये मुनाफा है, बाड़ा है, ब्याज है, इन सभी चीज़ों का विनाश कर दे और सभी एक बराबरी में आ जाए। और मैंने वही कहा कि जब सब बराबरी में आ जाएंगे तो जो निजी काम होंगे, जो नीचे वाले काम होंगे, वो कौन लोग करेंगे? कौन करेंगे? क्योंकि हर काम के लिए कोई ना कोई बना हुआ है ना। अगर मोची है तो मोची का अपना काम है, अगर जो है नाई है तो नाई का अपना काम है। लेकिन अगर सभी नौकरशाही बन जाएंगे तो बाल कौन काटेगा? ठीक है, अगर सभी बन जाएंगे तो चप्पल कौन बनाएगा? तो इस तरीके से ये जो सारे कार्य है इनके लिए कोई ना कोई वर्ग होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मार्क्सवाद का जो है साथ दिया गया है और कहीं कहीं पे इसको नकारा भी गया है। आगे अंतिम पॉइंट हमारा आ जाता है राज्य सिद्धांत। अब राज्य सिद्धांत में क्या बताते हैं? पहला पॉइंट है मार्क्स परंपरावादी राज्य में असहमत है। अब यहाँ पर यह है राज्य से पूरी तरीके से असहमत है। मार्क्स को राज्य विहीन समाज में विश्वास रखना है। मार्क्स चाहते हैं कि राज्य विहीन समाज हो, मतलब कोई राजा ना हो, सब बराबर हो, कोई राज्य ना हो, कोई मालिक ना हो, कोई पूंजीपति वर्ग ना हो, सब इक्वल हो, सब बराबर हो। अगला पॉइंट है उनका मानना है कि पुलिस, सैन्य, राज्य सरकार आदि संगठन श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य को छीनने के लिए उद्योगपतियों को सहायता प्रदान करते हैं। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात की गई है कि भ्रष्टाचार होना चाहिए, कि ये सारी की सारी चीजें मतलब किसी तरीके से ये जो सहकारी है आधा वो खा जाते हैं, पुलिस खा जाते हैं, सैन्य खा जाते हैं, राज्य सरकार खा जाती है। तो ये सब वर्ग अगर हो ही ना तो ही बढ़िया है, क्योंकि सब ना होंगे तो सब बराबरी में आ जाएंगे, सब इक्वल होंगे, भ्रष्टाचार जो है नहीं होगा। आगे अगला पॉइंट देखेंगे। मार्क्स यह मानते थे कि दमन राज्य की प्रकृति है और यह दमन होगा तो शोषण का दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अतः वह ऐसे समाज की कल्पना चित्र बनाते हैं जिसमें बल प्रयोग का अस्तित्व ही ना हो, मतलब कोई ऐसा संगठन ना हो जो किसी का बात ना चले, मतलब किसी की कोई बात ना चले, कोई ऐसा संगठन ना हो, कोई पूंजीपति वर्ग ना हो। आई होप आपको राज्य सिद्धांत अच्छी तरीके से समझ में अब आ गया होगा। आगे क्या है, मार्क्सवाद का कुल मिलाकर महत्व समझ लीजिए, क्योंकि मैं एक छोटा सा महत्व आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि आपको पूरा सार समझ में आ जाए कि क्या बताया गया है इन 5 पॉइंट्स में। ये 5 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो पढ़ने हैं। ठीक है, इन 5 पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, कौन कौन से? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ण संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और राज्य सिद्धांत। ठीक है,
अब इसका पूरे का महत्व क्या है? मार्क्सवादी आर्थिक संबंधों में विकसित समाज का अध्ययन करके पूंजीवादी व्यवस्था के विकल्पों में समाजवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता सिद्धांत करते हुए सामाजिक परिवर्तनों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन करते हैं। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर भी बराबरी की बात की जा रही है कि कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कोई भी पूंजीपति, कोई भी श्रमिक नहीं होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। और बराबर कैसे होंगे? जब इनको शिक्षा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी तो सभी के सभी नौकरशाही हो जाएंगे, सब इक्वल होंगे। समझ आ गया? उसके बाद हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी जो साहित्य है वह किस तरीके से आया, यह अब आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य में किस तरीके से मार्क्सवाद का प्रभाव जो है देखने को मिलता है वह समझना जरूरी है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा का प्रवेश तो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। आपको पता होना चाहिए मार्क्सवादी कब इसके अंदर आया था। और मार्क्सवाद में प्रेरित समाजवाद आधुनिक साहित्य के उद्भव के साथ ही साहित्य सर्जना और समीक्षा दोनों के क्षेत्र में जो है स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब साहित्य में भी आपको मार्क्सवाद का जो विचारधारा है वो उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ समीक्षा जो होगी, समीक्षाएं जो होगी, उनमें भी आपको मार्क्सवाद का प्रभाव देखने को मिल जाता है। भारतीय हिंदू युग की अगर मैं बात करूं तो भारतीय हिंदू युग में पहली बार साहित्य का जो अंतर्गत वास्तविक जीवन स्थिति को प्रवेश जो है मिला। मतलब कुल मिलाकर क्या है? यथार्थ की बात की गई है ना, यथार्थवाद की बात की जा रही है मार्क्सवाद में, क्योंकि वो कह रहा है ना कि प्रेजेंट जो फिजिकल मैटर है, मतलब जो भौतिकवाद है, जो हमारे सामने है, हमें उस पर भरोसा करना है, जो साक्षात्कार हमारे सामने है। हमें ईश्वर शक्ति, हमें इन सब चीज़ों की नहीं पता, क्योंकि यह हमारे सामने नहीं है ना। तो यहाँ पर यथार्थवाद की बात की तो जो भारतेंदु युग है इसमें भी वास्तविक जो जीवन स्थितियाँ हैं उसमें प्रवेश मिला है। अतः हमारे साहित्य में यथार्थ चित्रण की एक नई परंपरा का सूत्रपात जो है वो हो गया, और एक नई जो है यहाँ पर जो चित्रण है, यथार्थवाद की जो भावना है उसको लेकर यहाँ पर आए हैं। और वो किससे प्रभावित है? मार्क्सवाद से ही प्रभावित है। आगे देखेंगे 4th पॉइंट, साहित्य जो है, साहित्य का सामाजिक जीवन से संबंध जो है वो द्विवेदी युग में भी स्थिर रहा। मतलब जब भारतेंदु युग आया, उसके बाद जब द्विवेदी युग आया, उसमें भी यही सामाजिक जीवन की बात की गई। रामचंद्र शुक्ल ने इसी समय लोक मंगल का साधन करने वाला काव्य व साहित्य को भी श्रेष्ठ काव्य और साहित्य की मान्यता दी। तो रामचंद्र शुक्ल ने भी जो है अपना इस जो लोक मंगल का साधन की जो ये बात की गई है, यहाँ पर इसे श्रेष्ठ काव्य और साहित्य की मान्यता जो है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने दी है। उसके बाद आगे आ जाता है अगला पॉइंट, आचार्य शुक्ल जी का मत था कि सौंदर्य की सत्ता वस्तुगत होती है और जो सुंदरता है उससे सुंदर वस्तु पृथक नहीं किया जा सकता। इसीलिए आगामी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के लिए हिंदी में अनुकूल जो है जमीन तैयार की गई। तो मतलब एक तरीके से पूरी की पूरी जमीन तैयार की गई मार्क्सवाद की, और उसको किस तरीके से साहित्य में डाला गया, परोया गया, और सामाजिक के साथ साथ यथार्थवाद को भी नजर यहाँ पर आता है, यथार्थवाद को भी दिखाया गया। सामाजिक देखिए, जैसे जिस तरीके का यहाँ पे दिखाया ना मैंने, आर्थिक व्यवस्था की परिस्थितियों की बात की, जैसे श्रमिकों के साथ, पूंजीपतियों के साथ, इस तरीके के वर्ण जो संघर्ष जो दिखाई दिया, उन सब का भी वर्णन उन्होंने अपने साहित्य में डाला। और साथ ही साथ जो है यथार्थवाद को भी दिखाया कि यथार्थ आज का कैसा है। तो यही तो मार्क्सवाद था, और क्या था। अगला पॉइंट है, हिंदी के मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के समानांतर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे स्वच्छंदतावादी समीक्षकों की सक्रिय हुए। मतलब यहाँ पर स्वच्छंदतावादी जो है समीक्षा भी आगे, और समीक्षा में भी जो है ये मार्क्सवाद देखने को मिल जाता है, मार्क्सवाद का प्रभाव जो है देखने को मिल जाता है, जिसके साहित्य संबंधित अनेक विचारों से हिंदी में मार्क्सवादी साहित्य चिंतक का पक्ष जो है उसके समर्थन में रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कितनी सारी बातें कह दी है साहित्यकार में। इन सब के जो भी साहित्यकार हमारे रहे हैं उनके साहित्य में, उनकी समीक्षाओं में जो है मार्क्सवाद का प्रभाव जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिल जाता है। आगे मैं बात करती हूँ कि हिंदी उपन्यासों में, जो उपन्यास है हिंदी के, उनमें मार्क्सवाद का चिंतन जो है वो किस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है किसके उपन्यास
उपन्यासों में जो है मार्क्सवाद का प्रभाव देखने को मिल जाता है, वो भी कहते हैं। क्योंकि यथार्थ की बात की गई है ना, तो मैंने तो आप लोगों को उपन्यास पढ़ा रखे हैं, तो आप लोगों को भी पता होगा कि उपन्यासों में यथार्थ की बातें किस किस उपन्यास में की गई है। जहां भी यथार्थ की बात की गई है वहां आप साफ साफ कह सकते हो कि यहाँ पर मार्क्सवाद देखने को मिल जाता है, या मार्क्सवाद से प्रभावित जो है इसीलिए इन्होंने इस तरीके का जो साहित्य है उसकी ऐसा इस तरीके का उपन्यास की जो संरचना है वो की है। तो पहला पॉइंट देखेंगे, हिंदी में मार्क्सवाद उपन्यास में प्रेमचंद की परंपरा का विकास जो है वो दिखाई देता है। तो प्रेमचंद पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो देखने को यहाँ पर साहित्यकारों में मिलता है। अगला पॉइंट है, प्रेमचंद ने जो है सेवा सदन जो है लिखकर यथार्थ की नींव रखी थी, और उसके बाद ही प्रेम आश्रम, रंग भूमि आदि के द्वारा यथार्थ को और अधिक दृढ़ बना दिया। तो ये और भी उनके उपन्यास है जिनसे उन्होंने अपने इस उपन्यास को और भी ज्यादा प्रभावित बना दिया। आगे, प्रेमचंद के उपन्यासों में भारतीय जनता का अधिकांश भाग अर्थात किसान का चित्रण जो है वो किया गया है, इसीलिए प्रेमचंद अपने युग के प्रतिनिधि उपन्यासकार जो है वो माने जाते हैं। तो प्रेमचंद ने, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास है वो सब मार्क्सवादी से प्रभावित है, क्योंकि मार्क्सवाद को इन्होंने अपनाया और इसे ही वो उन्होंने अपने जीवन में मूल आधार बनाकर हर उपन्यास में यथार्थवाद का चित्रण किया, हर उपन्यास में एक सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा की, हर उपन्यास में जो भी नीचे निम्न वर्ग के लोग हैं उन सबको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके की परिस्थितियां उन लोगों की है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रेमचंद ने अपने शुरू के उपन्यासों में नैतिक समाधान व सुधार की बात करते हैं कि नैतिक समाधान किस तरीके से किया जाए, सुधार किस तरीके से किया जाए, इस चीज की चर्चा प्रेमचंद ने की। पर गोदान में इन्होंने सुधार और आदर्शवाद की पूर्णता मुक्त रहे। मतलब गोदान की अगर मैं बात करूं तो गोदान आप सभी ने पढ़ा है ना, यहाँ पे आएगा गोदान तो पढ़ा है ना सभी ने, उपन्यास पढ़ा है मैंने। तो गोदान में जो है, गोदान में क्या हुआ है, गोदान में सुधारवाद और आदर्शवाद से पूर्णतः मुक्त नजर आता है। मतलब बिल्कुल यहाँ पर सुधारवाद और आदर्शवाद की बात नहीं की गई है, गोदान में पूरा यथार्थवाद की चर्चा की गई है जो कि मार्क्सवाद में बताया जाता है। मतलब जो चीज सामने है, प्रत्यक्ष रूप से है, भौतिकवाद है, वही चर्चा की गई है, उसे हम कहते हैं यथार्थवाद। अब अगला पॉइंट है, मार्क्सवाद उपन्यासकार ने समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिए सही उपाय उपदेशों और नैतिक नहीं वर्ण संघर्ष बताया है। इनका उद्देश्य दमित वर्ग से मुक्ति के लिए समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना है, एक ऐसा समाजवादी वर्ग हो जिसमें नौकरशाही हो, सब बराबर हो। ठीक है, तो प्रेमचंद ने भी वे माना है, प्रेमचंद ने इस चीज से यही मानना है और यही कहने का प्रयास किया है कि अगर हमें प्रयत्न करना है, अगर हमें परिवर्तन करना है अपने समाज में, तो उस समाज को सुधारने के लिए शांति की आवश्यकता नहीं है, शांति से ये सुधरने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी। मार्क्सवाद के दर्शन से हमें एक क्रांति लानी पड़ेगी जीवन में। उस क्रांति से ही हम क्या कर पाएंगे, इसको पूरी तरीके से परिवर्तन कर पाएंगे, सभी वर्गों को बराबरी में लेकर आ पाएंगे, साथ ही साथ नई वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान होगी, नए जो है भाग्य को बदल पाएंगे, संसार में दृष्टिकोण को बदलने की बात की गई है, पूंजीपति वर्गों को खत्म करने की बात की गई है। तो ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन सब चीजों की बातें यहाँ पर की गई है। आगे आप देखोगे तो अगला पॉइंट है, मार्क्सवादी उपन्यासों का, इस प्रकार मार्क्सवादी उपन्यास प्रेमचंद की परंपरा का ही विकास है, प्रेमचंद की परंपरा का विकास हुआ और इतने अच्छी तरीके से प्रेमचंद उभर कर सामने आए हैं क्योंकि उन्होंने यथार्थ को नजर दिखाया है और लोगों को यथार्थ ही बहुत पसंद आया कि इन्होंने सत्य जीवन की बात यहाँ पर की है, सत्य जो सामने दिख रहा है उनकी बात की है। तो मार्क्सवाद उपन्यासकारों का ध्यान श्रमिक पर अधिक केंद्रित रहा है, तो जो भी मार्क्सवाद है उनका जो ध्यान है वो श्रमिक वर्ग पर ज्यादा है और इसीलिए उन्होंने उसी को उठाने का प्रयास यहाँ पर किया है कि किस तरीके से उसे उठाया जाए, उस वर्ग को उठाया जाए और सभी वर्गों को बराबरी पे लेकर आए जाए ताकि ये जो है अच्छी तरीके से
कर सके, उनको समान दर्जा जो है वो मिल सके। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि मार्क्स वर्क क्या है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थ्योरेटिकल ज़रूर है लेकिन बहुत समझने वाली चीज़ है। एक बार समझ गए तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। सो हम लोगों को जेआरएफ करना है तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत छोटी होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं आप सभी के सभी, और आई नो कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और कर लोगे। अगर नहीं समझ आएगा 2 बार क्लास को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन भी दबा दें, और साथ ही साथ अगर मुझसे बातचीत करनी है तो आप फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, राधे ज्योति करके मेरी आईडी है, RADHEY राधे JYOTI ज्योति, और फोटो फिलअप फॉर्म की लगी हुई है तो आपको जल्दी मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहिए। क्विज की बात है, आपका होमवर्क है क्विज, तो आप लोगों को होमवर्क देना है, 5:30 बजे अपलोड हो जाएगा, 5:30 बजे आप लोग क्विज दे देना, और 10:30 बजे तक वेबसाइट खुली है, जब मर्जी दे सकते हो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए हमेशा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर, राधे राधे।